बैरिया टाउन पूरी खरीदने का इरादा तो नहीं है आपका? देखें, ये जो आपको हर जगह ये ज़ुबान ज़्यादा आम है। 57 कनाल प्रॉपर्टी है और इसकी कीमत तो 2 अरब बनती थी, तो आपको बहुत सस्ती मिल गई है। देखें जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ की जब कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो उसके एलिवेटर्स को मुकर्रर किया जाता है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बेस्ट एलिवेटर्स होते हैं। इसमें वो 3 एलिवेटर्स से मुख्तलिफ किस्म की राय ली गई थी। ये बहरिया टाउन की नीलामी क्यों हुई है? पहली तो बात ये कोई बड़ा हाथ नहीं है भजन, ये एक नॉर्मल रूटीन की जो है वो प्रैक्टिस है ना। किसी भी शहर के बिजनेसमैन के लिए, इवन मलक रियाज साहब के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस है, सोसाइटीज़ भी बनाते हैं और वो करते भी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी लैंड परचेज़ करके सोसाइटीज़ के साथ मिलकर डेवलप भी की हैं, टावर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हैं। इसी तरह रियल एस्टेट से ही वाबस्ता हैं इसी शहर के अंदर। देखें, अगर आप मेरा पिछला 20-21 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना तो इससे कई बड़ी हुजम की प्रॉपर्टीज़ की हमने सेल परचेज़ की है। तो क्या वो भी हमने किसी के लिए ख़रीदी थी? आज़ाद डिजिटल के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, मीडिया के एम्पायर में भी आ चुके हैं आप। वक्त की ज़रूरत भी है। अस्सलाम वालेकुम, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज मैं आपके पास एक मेहमान लाया हूं जिनका चर्चा आप सुन ही रहे होंगे हर तरफ। बहरिया टाउन केस में उनका बहुत चर्चा है। मुसव्वर अब्बासी उनका नाम है। कल उन्होंने ऑक्शन में बहरिया टाउन की रोमेश मार्केट ख़रीदी है और कल से लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन साहब हैं, कौन से सरमाकार हैं जिन्होंने ख़रीदी है, इसके पीछे क्या है, उनका क्या राज है। इस हवाले से मैंने कहा कि आपसे उनको मिलवाऊँ। मुसव्वर अब्बासी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। और मुसव्वर अब्बासी साहब का एक तारुफ ये भी है कि ये आज़ाद डिजिटल के CEO हैं, मीडिया के 3-4 इदारे चलाते हैं और अब हमारी इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं। तो अब्बासी साहब ये बताइए, आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताइए। आप माशाल्लाह आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो चुके हैं। कैसा सफ़र रहा, कहाँ से शुरू किया आपने, कैसे यहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, मैं मेरी पैदाइश जो है वो मरी के एक नवाई गाँव यूनियन काउंसिल नंबल की है। और शुरू से मैं इस्लामाबाद में, चूँकि वालिद साहब मेरे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो सारी मेरी जो स्टडी है शुरू से ही वो इस्लामाबाद की है। यहीं पले बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं। और मैंने शुरू में जो है वो MBA फाइनेंस किया और फिर रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता हो गया 2004 से। अच्छा। तो इसी दौरान बस चलते रहे। जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था और प्रॉपर्टी में बड़ा बूस्ट था, तो वहाँ से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। और फिर मैंने 2013 में आके जो है ना वो लॉ में एडमिशन लिया और 2016 में मैंने, चूँकि बाई पैशन मुझे बड़ा शौक़ था लॉ करने का और बनने का लॉयर, तो 2016 में मैंने अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट करके बाकायदा 2017 से जो है वो मैंने ज्वाइनिंग जो है वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को ज्वाइन किया और साथ अपनी जो है ना वो एक लॉ फर्म भी बिल्टअप की और साथ साथ वकालत बाय पैशन जो है वो भी शुरू की। तो बस यही सिलसिला सर पिछले 20-21 सालों से इसी शहर के साथ वाबस्ता हैं और इसी शहर में जो है ना वो रियल एस्टेट की बिज़नेस इंडस्ट्री से जो है ना वो हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो रियल एस्टेट की पूरी एम्पायर यानी ये आपके वालिद साहब की तरफ से नहीं आई थी, ये मोरूसी नहीं है, ये सब आप सेल्फ मेड आदमी? मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और वो मेरी फैमिली में कोई बंदा भी जो है वो पहले से बिजनेसमैन नहीं था। ये मैंने ही स्टार्ट किया था और अल्लाह की मदद से ही सब कुछ हुआ। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह के फजल व करम से आज हम स्टेज पे पहुँचे हैं और ज़ीरो से स्टार्ट किया है और यहाँ पहुँचे हैं जनाब। तो आप अपनी रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस है, सोसाइटीज़ भी बनाते हैं और वो करते भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी लैंड परचेज़ करके सोसाइटीज़ के साथ मिलकर डेवलप भी की हैं, टावर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हैं। इसी तरह रियल एस्टेट से ही वाबस्ता हैं इसी शहर के अंदर। अच्छा, और ये जो कल आपने एक बड़ा हाथ मारा है बहरिया टाउन के हवाले से कि रोमेश मार्केट आपने ख़रीद ली है ऑक्शन में जाके बाकायदा बिडिंग में, तो इसका क्या बैकग्राउंड है? ये बहरिया टाउन की नीलामी क्यों हुई है? पहली तो बात ये कोई बड़ा हाथ नहीं है भजन, ये एक नॉर्मल रूटीन की जो है वो प्रैक्टिस है ना। किसी भी शहर के बिजनेसमैन के लिए, इवन मलक रियाज साहब के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक पर्पस बिल्ट मैरिज हॉल है और इसकी जो ऑक्शन हुई है, ये 2 केस जो है ना, ये अभी रातों रात केस बना के मलक साहब को यहाँ नहीं इसमें लाया गया। ये 2019 में केस बिल्टअप किया गया था और उसको जो तकवीत मिली वो PTI के दौर में ही मिली। और ये केस वही था जो आपने सुना होगा कि बेनामी अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स। अच्छा, वो जो JIT बनी थी, बिल्कुल ये वही केस था। भी थे और फिर 2019 में जी जरदारी साहब भी थे। 2019 में जो है इस केस के अंदर जैन मलिक साहब ने आके खुद ये कुछ और प्रॉपर्टीज थी, 9 बिलियन की ये मामला था, खुद ये प्रॉपर्टीज़ आकर गारंटी के तौर पे जो है ना वो सरेंडर की थी कोर्ट में कि जी हम ये देते हैं और हम इस शेड्यूल से पेमेंट कर देंगे और आप जो है ना वो हमें हमारी प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कीजिए। 2 प्रॉपर्टीज़ जो राउंड अबाउट, मैं एक्यूरेट फिगर मुझे पता नहीं कि 2 बिलियन से ऊपर की थी, वो पेमेंट बहरिया टाउन ने नैब को पे करके वो अपनी 2 प्रॉपर्टी रिलीज़ भी कराई हैं।
अच्छा, اب یہ جو بقیہ پراپرٹیز رہ گئی تھی جس کے اوپر ان کی جب باقی پیمنٹ نہیں آئی اور یہ قصہ آج سے نہیں 4-5 سال سے چل رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نیب نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ اب ہمیں ان کی آکشن کرنے کی اجازت دی جائے، چونکہ ہمارا کسی بھی قسم کا رابطہ اور تعاون جو میسرز بحریہ ٹاؤن ڈیولپرز ہیں اس کے ساتھ نہیں رہا اور وہ کوئی بھی ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد کورٹ نے بھی اس پروسیڈنگ کو تقریباً سال میں ایک گزارا، اس میں آربیٹریشن ہوتی ہے، اس میں بہت ساری لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد کورٹ نے نیب کو آرڈر کیا کہ آپ اس کو آکشن کریں۔ تو جب یہ آکشن ہوئی تو اس کو باقاعدہ جو طور پہ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کیا گیا، اس کی مختلف جو ہے نا نیوز پیپرز کے اندر آئی اور میڈیا پر آئی۔ اس کے بعد مختلف بیڈرز بیٹھے اور انہوں نے پھر اس کی جو ہے نا وہ بیڈنگ کر کے یہ پراپرٹیز جو ہے نا وہ نیلام ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات جو ہے نا وہ کیس بنا کے صبح نیب نے آ کے جو ہے نا ان کو وہ کر کے تو اس کو جو ہے نا کسی کو الاٹ کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک الزام یہ لگتا ہے جی کہ یہ بہت 57 کنال پراپرٹی ہے اور اس کی قیمت 2 ارب بنتی تھی، تو آپ کو بہت سستی مل گئی ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جب کورٹ انوالو ہوتی ہے تو اس کے ایلیویٹرز کو مقرر کیا جاتا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیسٹ ایلیویٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں وہ 3 ایلیویٹرز سے مختلف قسم کی رائے لی گئی تھی اور ان مختلف قسم کی جو انہوں نے اسٹیٹ کے ایلیویٹرز نے ویلیویشن لگائی تھی اس کے اوپر ریزرو پرائز جو ہے نا وہ کورٹ نے مقرر کی تھی کہ اس سے نیچے آپ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 57 کنال ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بونڈی قسم کی ہمارے جو اپنے بھائی ہیں، صافی بھائی ہیں ہمارے، سارے ہمارے اچھے جاننے والے ہیں، وہ بغیر تحقیق کے جو ہے نا وہ ایک میزائل چلا دیتے ہیں کہ جو جی یہ 57 کنال نہیں ہے، یہ 27 کنال جگہ ہے، اس کی آدھی بھی نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں۔ 27 کنال جگہ ہے یہ، جس کے اوپر جو ہے یہ اور پرپز بلڈ ایک میرج ہال ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ کمرشل پلازے کی جگہ ہوتی یا کمرشل کسی اور ایکٹیویٹی کی جگہ ہوتی تو پھر اس کی پرائس بلینز میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب ایک پرپز بلڈ کا پراپرٹی ہوتی ہے جس میں آپ صرف شادی ہال ہے، شادی ہال ہے، تو اس کی کتنی میکسیمم پرائس ہوگی اور یہ میکسیمم پرائس لگائی گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی کوڑیوں کے دام ہمیں دے دی گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرا صافی بھائی آ کے کوئی بھی ہمارے جو ایک بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہاں پہ جو ہے یہ بہت سستی ہے، تو آئیں یار آپ کو ہم دیتے ہیں، آپ مہنگی بیچ کے آپ پروفٹ کما لیں، اگر اتنی مہنگی ہے میں دیتا ہوں کہ آپ بیچ دیں۔ 50 کروڑ 80 لاکھ کی خریدی، آپ کتنے کی اب بیچ دیں گے؟ ہمیں جی آج کو ہمیں کوئی ریزنیبل اچھی آپ ہم ان کو 60 میں دے دیں گے یار، وہ 2 ارب کا جو کہہ رہے ہیں وہ 2 ارب کی وہ بیچ دیں، وہ 1 ارب 40 کروڑ وہ کما لیں، اگر اتنے کے تو ہم میری ان کو کھلی آفر وہ لے لیں۔ اچھا، 1 ارب 40 کروڑ کا منافع یہ خود دینے کو تیار ہیں، جس کے 2 ارب جو سمجھتا ہے اس کو یہ خود انہوں نے بیڈنگ میں بڑے مشکل پروسیس سے خریدی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی دے دوں گا، نام کروا دوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پراپرگنڈا اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب کا جی اور اربوں کی پراپرٹی کوڑیوں کے دام دیے، تو ہم یہ اربوں روپیہ اس کو نام کرتے ہیں نا یار، وہ کمائے۔ ابھی آئے سامنے ہم دیکھ لیں گے کہ کیسا کون ہے جو مارکیٹ میں دیتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک ویلیویشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بڈ پرائس سے 20 ملین اوپر گئی ہے، 2 کروڑ روپے اس سے اوپر گئی ہے، اس سے بھی اوپر گئی ہے، تو یہ میکسیمم اس کی پرائس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کہ کوئی بالکل کوڑیوں کے دام پہ جو ہے نا یہ بکی ہے، یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہے یہ آپ نے کسی کے لیے خریدی ہے، آپ خود نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ میرا پچھلا 20-21 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا تو اس سے کئی بڑی حجم کی پراپرٹیز کی ہم نے سیل پرچیز کی ہے، تو کیا وہ بھی ہم نے کسی کے لیے خریدی تھی؟ میرا ایک سوال ہے۔ تو یہ صرف ایک پراپرگنڈا ہے، نہ ہی اتنی یہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں ہے۔ اسی اسلام آباد کے اندر ابھی مہینہ 2 پہلے مہینہ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے، شاید پہلے CDA کی آکشن ہوئی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز بکی ہیں اسی اسلام آباد کے اندر۔ آئے روز کورٹ کے ذریعے نیب کی تقریباً اس سال کے اندر بلینز آف روپیز کی جو ہے نا وہ پراپرٹیز کی آکشن ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کورٹ کے اندر کئی لوگوں کی ڈسپیوٹس ہیں جن کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ آکشن ہوئی ہیں، تو کیا یہ ساری جو ہے نا وہ کسی کے لیے خریدی جاتی ہیں؟ یہ صرف ایک الزام اور ایک پراپرگنڈا اور ایک اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے جو ہے نا یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر تو ایک 10 مرلے کے پلاٹ کی قیمت نہیں ہے کمرشل کی، کسی مرکز میں آپ مجھے اتنے پیسوں میں لے کے دکھا دیں۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے وہ اتنی فالتو بیٹھے ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے لیول پر آ کے ایک 50 کروڑ کی پراپرٹی کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھ ماریں گے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پراپرگنڈے کی حد تک تو بات، دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کی رائے کے اوپر وہ نہیں کر سکتے، وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے، کرتے رہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن میں آپ اب سٹیک ہولڈر بن گئے، اتنی بڑی زمین ہے، چلو 27 کنال ہی ہے۔ نہیں، ہم پہلے بھی بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں آلریڈی، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے وہاں پہ کوئی پرچیز کی ہے، چیزیں بیچی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں نے آپ کو بتایا ایک حقیقت ہے اور حقیقت رہی ہے، تو اس میں ہم پہلے بھی بہت ساری چیزیں سیل پرچیز کرتے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی پہلی پراپرٹی ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن آپ چونکہ خود ڈیولپر ہیں، بحریہ ٹاؤن پوری خریدنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ جو آپ کو ہر جگہ یہ زبان زیادہ عام ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن پورا بک جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن آپ کے
पैरेलल जो है ना वो इस्लामाबाद और पिंडी के 2 शहर बन चुके हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी और क्या कहते हैं पिंडी के अंदर भी। इसी तरह आप कराची में देखें तो कराची में भी बहुत बड़ा एक सेटअप बन चुका लाहौर है। में और ये कोई खाली अब मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है और वो मालिक हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी प्रॉपर्टी को नैब वो कर लेती, ऐसा नहीं है। वो जितने भी वहाँ के लोग रिहायशी हैं, वहाँ लोगों की दुकानें हैं, वहाँ लोगों के प्लाजे हैं, वहाँ लोगों के बिजनेसेस हैं, वो पाकिस्तान के उन शहरियों की मलकियत है जो कि वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जो वहाँ के मालिक है। ना उसकी मालिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ना उनकी मालिक जो है ना वो बैरिया टाउन है, ना मलक साहब है। वो सेल कर चुके हैं और जिन अलाटीज़ ने वहाँ ख़रीदी है वो मालकान है। तो ये कहना कि जी पूरा बैरिया टाउन बिक जाएगा, ये बिल्कुल एक फजूल बात है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। सर्विसेज की हद तक, एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक बात की जा सकती है कि जी अगर मलक साहब ने अगर नहीं होते तो इसकी कौन सर्विसेज चलाएगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा। तो ये बाकायदा जब भी किसी प्रोजेक्ट की LOP या NOC मंजूर होता है तो उसके अंदर वाज़िया तौर पे लिखा जाता है कि अगर कोई भी बिल्डर उसको उसकी लुक आफ्टर नहीं करता या कोई भी बिल्डर उसको मतलब अबेंडन कर देता है, वो सोसाइटी लावारिस हो जाती है, तो गवर्नमेंट जिस इदारे से उसने अगर RDA से उसने NOC ली है, CDA से ली है या किसी भी गवर्नमेंट इदारे से उसने NOC ली है, तो वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के उसको तमाम फैसिलिटीज़ उन लोगों को देने की पाबंद है हुकूमत पाकिस्तान, जिन लोगों ने वहाँ पर अपनी रिहाइश रखी हुई है, जिन लोगों के वहाँ बिजनेसेस हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तमाम बुनियादी ज़रूरतें देने की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाबंद है, अगर बिल्डर वहाँ पर किसी भी किस्म की मैनेजमेंट या सहूलियात देने से इनकार करता है। यानी कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए आपका पैगाम है कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं देखिए, है। बैरिया टाउन के रिहायशी किसी भी किस्म की कोई परेशानी से जो ना रखेंगे, कोई इतनी आम बात नहीं है कि इतनी बड़ी एक शहर को जो है ना कि आप किसी को भेज देंगे या उनकी मलकियत वहाँ से निकल जाएगी या लोग वहाँ से लावारिस हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है भाईजान। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि आज़ाद डिजिटल के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, मीडिया के एम्पायर में भी आ चुके हैं आप, तो कैसे आपका ख्याल है कि मीडिया में भी होना चाहिए? देखें, वक्त की ज़रूरत भी है और इस वक्त कोई भी बिज़नेसमैन है, मैंने आपको पहले कहा हर बिज़नेसमैन अपना प्लस माइनस पॉइंट देखता है, तो हर बिज़नेसमैन को मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए मीडिया की हर वक्त ज़रूरत रहती है। हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे रियल एस्टेट के लोग हैं जिनके अपने मीडिया हाउसेज हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो है ना वो ज़रूरत होती है मीडिया की। तो सबसे पहले कोई भी बिज़नेसमैन है वो इसी अंदाज से आता है कि मैं अपने बिज़नेस को इससे तक़वियत दूंगा। उसके बाद फिर रूटीन की जो खबरें हैं, रूटीन के जो इश्यूज़ हैं, वो तो हर मीडिया हाउस की और मीडिया चैनल की मजबूरी होती है कि वो इनको दिखाए। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका अपना बिज़नेस होता है कि उसको प्रमोट करने के लिए जहाँ वो लाखों और करोड़ों रुपये दूसरे मीडिया हाउसेस को देता है, वो फिर अपना बिल्टअप कर लेता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलें ये अमाउंट मैं इधर खर्च करके इसमें से इतनी मैं सेविंग भी कर लूँगा और अपने बिज़नेस की जो प्रमोशन है वो भी कर लूँगा। और आज़ाद डिजिटल की कोई पॉलिसी, एडिटोरियल या न्यूज़ पॉलिसी देखिए ये मीडिया से मुख्तलिफ है? देखें, कोई किसी मीडिया से मुख्तलिफ नहीं है। वो एक आपको वहाँ पे जितनी आज़ादी राय आज़ाद डिजिटल के ऊपर है, लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि वहाँ लोगों को तकलीफ़ इसलिए हो जाती है कि हम हर वो चीज़ चलाते हैं जो आके कोई बंदा बैठ के वहाँ बात करता है और उस बंदे की ज़ाती राय होती है, वो कोई हमारे इदारे की पॉलिसी नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठ के किसी का दिफा कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी ज़ाती राय है, कोई आपके इदारे की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को एडिट कट नहीं करते हैं, हम अपनी इसको मौका देते हैं, उसमें फिर हम तनकीद का भी निशाना बनते हैं, उसमें हम जो है ना वो क्या कहते हैं अप्रिशिएट भी होते हैं। तो यही तो एक हुस्न है मीडिया का कि आप हर एक की बात को चलाएं। अगर जिसके खिलाफ वो बात होती है वो उसको उठा लेता है कि जी ये पूरा चैनल ही इसके खिलाफ है, जिसके हक में होती है तो वो उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये तो एक हमने इस मुल्क के अंदर देखा एक वक्त में कि बहुत से चैनल किसी पार्टी के साथ बहुत हाइप पे थे। दुनिया का पाकिस्तान का एक बड़ा नामी चैनल, में नाम नहीं लूँगा, वो ज़वाल का शिकार था। आज वो चैनल कहाँ खड़ा है जो उस वक्त ज़वाल का शिकार था, जो उस वक्त अरूज पे था, आज वो कहाँ खड़ा है। तो ये चीज़ें तनकीद, ये चीज़ें इस मीडिया टीम में रहते हुए आपका हिस्सा है और ये कोई तनकीद बुरी चीज़ नहीं है, मैं इसको पसंद करता हूँ, होनी चाहिए। हर बंदे का राइट है, वो अपनी इज़हार करता है तो हम उसका एहतराम करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप पाकिस्तान के मलिक रियाज बनने जा रहे हैं? देखें, हर शख्स जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान की जो हवस है ना, जो इंसान की ख्वाहिशात है, वो कब्र की मिट्टी जो है ना पूरा कर सकती है। अगर एक इंसान को दुनिया पूरी की हुकूमत दे दी जाए तो वो आसमानों के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं आसमानों पे कैसे काबिज होऊंगा। तो ये इंसान की एक फितरत है कि वो आगे से आगे दौड़ता चला जाता है और इसी दौड़ के अंदर उसको पता नहीं चलता, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैं अगर यहाँ पे बैठ के ये कहूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है,
ہر انسان کو ترقی کرنے کا دل ہوتا ہے، ہر انسان کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر ایک ہوتی ہے اس کی خواہش کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، لیکن ہم بس اللہ سے ایک یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سارے ہاتھوں کی کوئی ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ ہو، اور اس کی فرما برداری میں رہتے ہوئے ہم جہاں تک وہ اس کی مرضی ہے وہ ہمیں لے لے اور اپنی مخلوق کی خدمت لیتا رہے، تو ہم اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اللہ اگر ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو ہم اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھا آپ نے مصور عباسی صاحب کی گفتگو سنی آپ نے، آپ کلوز اینڈ پرسنل، کہ وہ ان کے فیوچر کے پلانز کیا ہیں، انہوں نے پراپرٹی کیوں خریدی، اور ان کی وہ ایک سیلف میڈ شخصیت ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔